राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है एसएससी फेयर में। आज हम लोग पीवाई के सीरीज पार्ट 5 लेक्चर नंबर 14 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, परमार एसएससी का ये पीवाई का पीडीएफ है, आप वहां से जाके परचेस भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस फॉर अ सेपरेट सेक्रेटरीट स्टाफ, यानी कौन सा आर्टिकल में बताया गया है कि सेपरेट सेक्रेटरीट स्टाफ के बारे में जो दोनों हाउस का होना चाहिए, इच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये आपका आर्टिकल 98 में ये दिया हुआ है। आर्टिकल 99 में है शपथ के बारे में बताया गया कि ओथ बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट और एनी मेंबर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 100 में है आपका वोटिंग हाउस का, ठीक है, वोटिंग इन द हाउस। और आर्टिकल 101 में है वैकेंसी वेकेशन ऑफ सीट। आर्टिकल 100 का सब क्लास 1 और सब क्लास 2 देख लेते हैं। इसमें है आपका वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस बाय देन प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडिंग presiding officer shall have and exercise a certain sorry presiding officer shall have and exercise a casting vote in the case of equality of vote। नोट करके एक पॉइंट है उसको देखते हैं हम लोग। इफ द रिजोल्यूशन इज रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट प्रेसाइडिंग ऑफिसर, अगर प्रेसाइडिंग ऑफिसर के लिए उसका रिमूवल के लिए रिजोल्यूशन है, इफ द रिजोल्यूशन इज रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ प्रेसाइडिंग ऑफिसर हिमसेल्फ, देन तो क्या क्या होना चाहिए इन लोकसभा, ही गेट द राइट टू वोट at first instance as he won't be acting as presiding officer in this case. In Rajya Sabha, the presiding officer, the vice president, has no right to vote as he is not a member of the Rajya Sabha। आर्टिकल 100 का 3 में दिया है कुरम के बारे में बताया गया है। कुरम फॉर अ मीटिंग ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज 1/10 यानी 1/10 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर एल्स एडजर्न्ड बाय द प्रेसाइडिंग ऑफिसर। आगे बात करेंगे प्रेसिडेंट और प्रेसाइडिंग ऑफिसर से रिलेटेड। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, समन कर सकता है और प्रोलोग कर सकता है। ठीक है, डिसॉल्व में क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ इंटायर हाउस, जिसमें राज्यसभा कभी भी टर्मिनेट नहीं होता, सिर्फ लोकसभा होता है। राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसॉल्व। समन क्या होता है, कॉलिंग अपॉन मेंबर टू अटेंड अ सेशन। प्रोलोग फॉर्मल एंडिंग ऑफ अ सेशन, उसको प्रोलोग बोला जाता है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, एडजर्न करता है। टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ अ सिटिंग, एडजर्न साइन, ठीक है, एडजर्न साइन डाई, जिसका मतलब होता है मींस टू एडजर्न अ सेशन indefinitely without setting a specific date to reconvene। आर्टिकल 101 में है आपका वेकेशन ऑफ सीट, जिसमें बताया गया है ए में ए सीट इज कंसीडर फॉर वैकेंट इफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, उसमें क्या क्या कंडीशन होना चाहिए जिससे वो वैकेंट हो जाएगा। पहला, अगर वो दोनों हाउस का मेंबर है, इज द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, तो वो सीट वैकेंट हो जाएगा। इज द मेंबर इज अ एमपी और एमएलए एमएलसी होना चाहिए, तब रिजाइन कर देगा प्रेसाइडिंग ऑफिसर को। तब रीमेन एब्सेंट, अगर वो 60 दिन तक एब्सेंट रहेगा, रीमेन एब्सेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज विदाउट द परमिशन ऑफ हाउस, तब वो सीट वैकेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, कौन सा आर्टिकल है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट क्वालिफिकेशन, यानी क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर का क्वालिफिकेशन कौन सा आर्टिकल में, तो आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशन है पार्लियामेंट का मेंबर का। उसी में अगर हम लोग 89 जोड़ देंगे तो 173 ये हो जाएगा क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल आपका 79 से 122, ठीक है, ये आपका पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में अगर हम लोग जोड़ देते हैं 89 तो हमारा वो स्टेट का हो जाता है। देखिए 18 आर्टिकल ऐड 89 फ्रॉम 79 से 111 और 90 ऐड करेंगे 112 से 123 में, तो वो आपका स्टेट में चला जाएगा। आर्टिकल 123 में आपका ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें 90 जोड़ दीजिए 213 आपका ऑर्डिनेंस पावर हो जाएगा गवर्नर का। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा, मस्ट सब्सक्राइब टू एन ओथ, ओथ धारण किया हुआ होना चाहिए। दूसरा, 25 साल का उम्र होना चाहिए लोकसभा के लिए और 30 साल का होना चाहिए राज्यसभा के लिए। सेंट्रल में क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर होता है। सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर में सीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है और उधर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है स्टेट में। सेंट्रल में आपका अटॉर्नी जनरल होता है, स्टेट में आपका एडवोकेट जनरल। सेंट्रल में वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ वाइस गवर्नर नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेंशन करता है इन द परफॉर्मेंस ऑफ हीज हर ड्यूटी टू द अटॉर्नी जनरल के बारे में, तो ये आपका किस में है, 76 में है। फॉर इंडिया शॉल हैव द राइट टू ऑडियंस, यानी वो हर कोर्ट में जा सकता है इन ऑल द कोर्ट्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये आपका 76 का 3 में है।
इसमें 1 2 3 4 में क्या है सारो देख लीजिए। 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 76 का 1 में है आपका ही शॉल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, मस्ट बी क्वालिफाइड, वो क्वालिफाइड होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जज का। दूसरा ड्यूटी जो है अटॉर्नी जनरल का दिया हुआ है दूसरा में, टू एडवाइज द गवर्नमेंट इन लीगल मैटर में गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकता है, इसलिए इनको हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री भी बोला जाता है। 76 का 3 में है, ही शॉल हैव राइट टू ऑडियंस इन ओल्ड कोर्ट, ठीक है, थ्रू आउट द ट्रेजरी ऑफ इंडिया, ही शॉल होल्ड अप ऑफिस, ठीक है, ये मतलब कि ऑफिस को होल्ड कर सकता है जब तक प्रेसिडेंट चाहे, यानी टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। एक पॉइंट और है, ही इज नॉट अ फुल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट, ये फुल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, फुल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है, विच मीन्स ये अपना क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस ये कर सकता है। पहला अटॉर्नी जनरल की बात करें MC सेटलवाड, करेंटली में बात करें R वेंकट रमनी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। एक फादर है, ए फादर वाज स्पीकिंग अबाउट द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया टू हिज यंग सन एंड हिज टीनेजर फ्रेंड, द फंडामेंटल ड्यूटी इन विच आर्टिकल वाज फादर प्रमोटिंग, यानी बोल रहा है कि कल्चर हेरिटेज वगैरह है, अपने बच्चे को बता रहा है कि ये सब प्रोटेक्ट करो। तो ये अपनी फोर्ट हो गया, किला हो गया, तो ये आपका क्या है 51A का F फॉर फोर्ट, F फॉर किला, तो ये कल्चर हेरिटेज हो जाएगा आपका 51A का F। ए में है आपका नेशनल एंथम, ठीक है, नेशनल एंथम और फ्लैग की रिस्पेक्ट करना है। बी फॉर भगत सिंह, बापू के आइडिया को फॉलो करना है। सी मतलब 3 सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। डी फॉर डिफेंड द कंट्री। ई हो गया, ई यानी 5, यानी ई फॉर इक्वलिटी, ब्रदरहुड, नो डेरोगेटरी प्रैक्टिस टू वुमेन्स डिग्निटी। एफ फॉर फोर्ट मतलब हेरिटेज की वैल्यू एंड केयर करना। जी फॉर ग्रीनरी हो गया, ठीक है। एच फॉर ह्यूमैनिज्म, आई फॉर आई, ठीक है, आई फॉर एन आई मेक्स वॉल वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी मतलब वायलेंस नहीं करना चाहिए। जे हो गया जडेजा की तरह आपको एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करना, सारा स्पेयर में अचीवमेंट करना है। 11th फंडामेंटल ड्यूटी आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के से जुड़ा, ठीक है, इसमें गार्जियन को ये ड्यूटी दिया गया कि वो पढ़ाए अपने बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को, ठीक है, गार्जियन शॉल प्रोवाइड एजुकेशन टू देयर वार्ड ऑफ 6 to 14 years ऑफ एज। आगे बढ़ते हैं, बाकी इधर में थोड़ा डिटेल में है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। हाँ, विच इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी, यानी सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी का नाम बताइए ऑफ अपर ब्रह्मपुत्र, यानी ऊपर साइड का अपर ब्रह्मपुत्र, दैट ऑरिजिनेट इन तिब्बत, हिमालय से जो ऑरिजिनेट होता है, एंड विंड्स इट्स वे इनटू इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश, उसका है सुबनसारी। मानस तो आपका आसाम में है। तीस्ता जो कि सिक्किम से ऑरिजिनेट होता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर मेक्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हिमालय। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें, कामेंग, मानस, राइडक, सुबनसारी, तीस्ता। लेफ्ट बैंक में बात करें, दिबांग, लोहित, धनशारी, क्योलोंग, कपिली और दिखू। ये आप फिगर के से देख सकते हैं, ठीक है। चिमुंगडुंग ग्लेशियर से ये निकलता है, यारलुंग, सांगपो, फिर दिबांग से एकदम यू टर्न मारता है एकदम ईस्टर्न तिब्बतन हिमालय से, फिर इधर से आपका जो ट्रिब्यूटरी है लोहित हो गया, धानसारी हो गया, कपिला हो गया, और ऊपर से सुबनसारी, मानस, तीस्ता, ठीक है। चलिए, ब्रह्मपुत्र ट्रेजेक्टरी देखेंगे इन तिब्बत, ऑरिजिनेट फ्रॉम चिमुंगयुंगडुंग, अंगसी ग्लेशियर इन कैलाश रेंज, is named Yarlung Sangpo. In India, take a U-turn from Namcha Barwa and enter Arunachal Pradesh where it named Siangdyang. Enter Assam from the largest riverine island Majuli. Takes a southward turn at Dhubri, Assam and enter Bangladesh. In Bangladesh में बात करें, there is मतलब बांग्लादेश में इनको क्या बोला जाता है, इनको जमुना बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को। गंगा इज आल्सो नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश। जमुना एंड पद्मा यूनाइट टू फॉर्म मेघना, ठीक है, दोनों मिलकर मेघना बनाती है। और ये कहाँ से होता है, बराक, ठीक है, बराक ऑरिजिनेट फ्रॉम मणिपुर, इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ मेघना। अगर बराकर की बात करें तो वो दामोदर की है, ठीक है, जो कि झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्वांचल हिमालय डज नॉट कंप्राइज ऑफ, पूर्वांचल हिमालय में क्या नहीं होता है, किसमें नहीं है, उसमें नागा हिल भी है, मणिपुर भी है, मिजो भी है, सिर्फ पीर पांचल रेंज नहीं है, क्योंकि ये आपका लेसर हिमालय का पार्ट है जो कि कश्मीर में है। कश्मीर हिमालय में बात करें, करेवा ग्लेशियर डिपॉजिट आर फाउंड। उत्तरांचल हिमालय में बुग्याल्स, समर ग्रासलैंड, भोटिया ट्राइब रिसाइड है, यहाँ भोटिया ट्राइब रहते हैं। सिक्किम हिमालय में हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कंचनजंगा, ठीक है जो 8598, बाकी एक K2 भी है, अगर वो मतलब वो पाकिस्तान पे है, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं मतलब उसमें बगझक चल रहा है। पूर्वांचल हिमालय, ठीक है, इसमें देख लीजिए क्या क्या है। बाकी अभोर है, मीरी है और दाफला, ठीक है, ये आपको ऊपर में, और ये जो आपका इधर जो बन रहा है पेनिनसुलर प्लेटो में, ठीक है,
इसमें जो बन रहा है पेनिनसुलर प्लेटू में कलेक्टिवली जितना सारा हिल्स है उसको हम लोग करबी एंगलोंग प्लेटू बोलते हैं। इसमें आ गया ईस्टर्न गारो, ठीक है, गारो हो गया, खासी हो गया, जयंतिया हो गया, ठीक है, ये सारे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज नेम ऑफ ग्रासलैंड इज करेक्ट, यानी कौन सा सही है। तो अर्जेंटीनिया में है पैम्पस, ये सही है, बाकी ये वाला आपका गलत है। दो तरह का ग्रासलैंड होता है, एक होता है ट्रॉपिकल, एक होता है टेम्परेट, ठीक है। ट्रॉपिकल में आपका आ गया अफ्रीका, ब्राजील और वेनेजुला में, ठीक है। अफ्रीका में हो गया सवाना, कैंपोस, ब्राजील में कैंपोस, वेनेजुला में लैनोस। टेम्परेट में बात करेंगे स्टेपी, जो कि यूरेशिया में है, नॉर्थ अमेरिका में है, प्रेरीज वेयर ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पे वेट ग्रीनरीज है, ठीक है, वेट ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड। हंगरी में है पुस्ताज, अर्जेंटीनिया में पैम्पस, ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, न्यूजीलैंड में है कैंटरबरी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, इन द 11th सेंचुरी अंदर महमूद ऑफ गजनी, जो कि गाजी से है, अ स्मॉल टाउन इन, तो वो कहाँ का है, गाजी है कहाँ पे, तो वो अफगानिस्तान में बिकम द कैपिटल ऑफ वाच नहीं पड़ा गजनी वाइट। तो ये कहाँ से आया है महमूद गजनी में, अफगानिस्तान से। पहला इस्लामिक इन्वेडर की बात करें, इन्वेडर आपका मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा इस्लामिक इन्वेडर महमूद ऑफ गजनवी, जिसने अटैक किया जयपाल पे, अटैक जयपाल, अ रूलर ऑफ हिंदू शाही डायनेस्टी हु लेटर कमिटेड सुसाइड। 100, फिर उसके बाद आगे महमूद और गजनवी का पहला अटैक 1000 एडी में, दूसरा आपका 16वां अटैक जो हुआ था 1025 एडी में, जिसमें सोमनाथ टेम्पल को लूटा गया। 17वां अटैक 1027 एडी में, जो उसका लास्ट अटैक था जाट के ऊपर। तीसरा इस्लामिक अहमद इन्वेडर की बात करें, मोहम्मद गौरी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, इन द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी कॉटन मिल इन इंडिया वेयर मोस्टली लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो 19th सेंचुरी में कॉटन मिल कहाँ लगभग लोकेट होता था, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। फाइबर क्रॉप की बात करें, कॉटन, जूट और हेम्प आपका फाइबर क्रॉप है। पहला सक्सेसफुल कॉटन मिल की बात करें तो वो आपका बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल 1854 में बाई CN दावर के द्वारा। पहला जूट मिल आपका ऑकलैंड मिल हो जाएगा 1855 में, ठीक है, रिश्रा वेस्ट बंगाल में स्टेबलाइज किया गया। आगे बढ़ेंगे, ये गोल्डन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। जूट हाईएस्ट प्रोड्यूसर अगर जूट की बात करें तो इंडिया है, प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा है, पर एक्सपोर्टर में बांग्लादेश है, याद रखिएगा। कैलियो एक्ट एक आया गया था ब्रिटिश के द्वारा, कैलियो एक्ट बाय ब्रिटिश बैंड द यूज ऑफ प्रिंटिंग कॉटन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड 1720। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मेजर एंड डिसिसिव विक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। तो वो बैटल ऑफ पलासी था 1757। मुगल रूलर की बात करें 1757 में आलमगीर सेकंड था। वीकनिंग ऑफ मुगल एम्पायर लेड टू इमरजेंस ऑफ 3 इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। मुगल एम्पायर का वीक होने के कारण 3 इंडिपेंडेंट स्टेट बना, अवध, ठीक है, पहला उसका नवाब जो था सादत खान बुरहान उल मुल्क। दूसरा बंगाल में उसका बंगाल का पहला नवाब मुर्शद कुली खान और सूर्य नारायण मिश्रा। हैदराबाद में बात करें तो पहला नवाब निजाम उल मुल्क असफ जा। तो ये 3 इंडिपेंडेंट स्टेट बने थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। 1717 में एक फरमान इशू किया गया, फरमान इशू बाय फर्रुखशियर के द्वारा, गैर ब्रिटिशर को दिया गया कि आप टैक्स फ्री ट्रेडिंग करो। सिराजुद्दौला का ग्रैंडसन अली वर्दी खान, सिराज उद्दौला ग्रैंडसन ऑफ अली वर्दी खान बिकम नवाब ऑफ बंगाल 1756 में, वो बंगाल का नवाब बना। कैंसिल द फरमान को उसने कैंसिल किया। ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ, जिसमें ब्रिटिशर को बंद किया गया जेल में और बहुत सारे मर गए, ठीक है। इम्प्रिजन ब्रिटिशर इन फोर्ट विलियम, मैनी डाइड। अटैक एंड सीज द इंग्लिश फोर्ट एट कलकत्ता। मीर जाफर की बात करें जो कमांडर इन चीफ था नवाब आर्मी का, ठीक है, घूस लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी से, ब्राइब बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। चीटे सिराजुद्दौला को चीट किया, ठीक है, ड्यूरिंग द बैटल। ब्रिटिश फोर्सेस को लेड कर रहा था, यानी उसके तरफ ब्रिटिश फोर्सेस की तरफ से था आपका रॉबर्ट क्लिप्स। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज द चार्ज ऑफ इंडियाज बैंक एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये सब में कौन कर रहा है, आपका आरबीआई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज इन चार्ज ऑफ इंडियाज बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी, आपका आरबीआई हो जाएगा। आरबीआई को बैंक ऑफ बैंक बोला जाता है, बैंक ऑफ बैंक, और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोला जाता है। आरबीआई का स्टेबलाइजमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935, कैसे, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 से। सेट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यूंग कमीशन के रिकमेंडेशन में स्टेबलाइज हुआ 1926। हेडक्वार्टर बात करें इसका, पहले कोलकाता था, बाद में उसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। नेशनलाइज किया गया आरबीआई को, आरबीआई एक्ट 1949 से। आरबीआई
जो है एक सेंट्रल बैंक हुआ करता था पाकिस्तान का भी 1948 तक। पहला गवर्नर की बात करें आरबीआई का ऑसबोर्न स्मिथ। पहला इंडियन गवर्नर की बात करें सीडी देशमुख। फंक्शन बात करें इनका आरबीआई का, ये इसका काम है करेंसी को जो है प्रिंट करना, जबकि 1 रुपए का नोट और कॉइन को जो प्रिंट कर मतलब बनाता है मिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। द जनरल टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू इंश्योर, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का जो जनरल टारगेट है क्या करता है, वो प्राइस स्टेबिलिटी करता है इकोनॉमिक का। जनरल टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ये एक फिजिकल पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब इसमें दो कर्व है, उसको देख लीजिए। एक है लाफर कर्व, ठीक है, इसमें जो आपका कर्व बनता है वो बेल शेप का बनता है, ठीक है। ये कर्व किसके किसके बीच में, टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू और आपका टैक्स रेट के बीच में ये कर्व बनता है, ठीक है। टेल हाउस देयर स्पेसिफिक टैक्स रेट दैट मैक्सिमाइज रेवेन्यू, यानी ये बता रहा है कि कैसे आपका जो आप टैक्स बढ़ाइएगा तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा एक समय तक, फिर बाद में वो घट जाएगा, ठीक है। एंड बियॉन्ड दैट पॉइंट इंक्रीजिंग टैक्स रेट कैन लेड टू डिक्रीज इन रेवेन्यू। अब आपका है इनइक्वालिटी कर्व और लॉरेंज कर्व, ठीक है। ये आपको होता है लाइन ऑफ इक्वालिटी, इसी से नीचे ही रहता है, इसको इनइक्वालिटी गैप होता है। ये आपको जो गैप है इनइक्वालिटी गैप है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी। गिनी कोएफिशिएंट की बात करें, मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी रेंजेस फ्रॉम 0 होता है आपको परफेक्ट इक्वालिटी और 1 होता है आपको परफेक्ट इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करें कि आयरन, आयोडीन और जिंक को हम लोग कंसीडर करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट में, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, क्योंकि इनको हमको कम लेना पड़ता है, ठीक है। ये विटामिन और मिनरल जिनको हमको कम लेना पड़ता है, और मैक्रो क्या होता है जिनको हमको ज्यादा लेना पड़ता है, कार्ब, फैट और प्रोटीन। यानी कितना, मैक्रो को आपको ग्राम में लेना पड़ता है और माइक्रो को मिलीग्राम में। प्लांट में बात करें मैक्रो में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, यानी एन पी के सी एच ओ सी ए एस और एम जी, यानी कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, ये हो गया। माइक्रो में जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, जो माइक्रो में आता है इसको छोड़ के जो बचा वो आपका माइक्रो में आ जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट आर एलिमेंट दैट आर फाउंड इन ग्रुप 3 से और 12 के बीच में क्या आता है, तो आपका इधर हो गया एस, इधर पी, इधर डी और इधर एफ, ठीक है। तो इधर वाला जो है आपका बोला 3 से 12, तो ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है। टोटल 18 ग्रुप होता है, 7 पीरियड होता है, ठीक है। देखिए ये आपका एस ब्लॉक हो गया, ये आपका पी ब्लॉक हो गया, ये आपका डी ब्लॉक हो गया, ठीक है, इधर आपका एस ब्लॉक हो गया। एस में सारा मेटल है, इसमें आपका मेटल और नॉन मेटल दोनों है, इसमें आपका ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। यही इसलिए बोला जाता है पी ब्लॉक में जितना भी मेटल है, ऑल नॉन मेटल आर इन पी ब्लॉक, पर इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं। अब देखिए यहाँ पे लैंटीनियम है, ठीक है, ल्यूटीनियम है, यहाँ लॉरेंशियम है, यहाँ एंटीनियम है, ठीक है, एफ ब्लॉक में यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट में बात करें टोटल 17, फ्रॉम लैंथेनियम टू ल्यूटेनियम और स्कैंडियम टू स्कैंडियम और येट्रियम, ये आपका रेयर अर्थ एलिमेंट है। उस्ताद विलायत खान जो है वो क्या बजाते हैं, किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो आपका सितार से। पहला इंडियन टू रिसीव ग्रैमी फॉर हिज एल्बम, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ग्रैमी फॉर हिज एल्बम वेस्ट मीट इट, तो उसका नाम क्या था, पंडित रविशंकर, ठीक है। सितार को बात करिए, तंतु वाद्य यंत्र बोला जाता है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसका एक्सपोनेंट है रविशंकर, जिनको वेस्ट मीट ईट के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला था, वेस्ट मीट ईट्स। और अनुष्का शंकर इनकी बेटी, ठीक है। फिर इमरान खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, अनुपमा भागवत, ऋषभ रिखी राम शर्मा, यंगेस्ट और लास्ट डिसिपाइल है आपका रविशंकर का। बुक की बात करें रविशंकर जी का, बुक का नाम है आपका माई लाइफ माई म्यूजिक रंगमाला। फर्स्ट इंडियन फीमेल टू रिसीव द ग्रैमी, तानवी शाह। क्वेश्चन नंबर 16 पाएंगे। एट प्रेजेंट द ग्रैंड ट्रक रोड एक्सटेंड फ्रॉम, जीटी रोड कहां से कहां तक है, आपका अमृतसर से कोलकाता, दिल्ली से अमृतसर है आपका NH1 और NH2 है आपका दिल्ली से कोलकाता। जीटी रोड जो है शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया। रन फ्रॉम काबुल पेशावर टू बांग्लादेश चिटगांव। सराई, उसमें हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर में सराई बनाया गया। सराई वे आर मेड इन बिटवीन वेरियस स्पोर्ट्स फॉर रेस्टिंग के लिए। सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे की बात करें NH44, लॉन्गेस्ट वाटरवे NW यानी नेशनल वाटरवे 1 आपका प्रयागराज टू हल्दिया, आल्सो नोन एज गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम। नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र। नेशनल वाटरवे 3 आपका केरला कोलम टू कोटापुरम। गोल्डन क्वाड्रिलेटर की बात करें 5846 किलोमीटर इसका लेंथ है, जो कि दिल्ली कोलकाता और चेन्नई मुंबई को कनेक्ट करती है, ठीक है, दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई। क्वेश्चन नंबर 17 है। हु रोट द बुक, नोवेल, यानी एक नोवेल है लाइफ ऑफ पाई, किसके द्वारा लिखा गया, यान मार्शल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत रत्न, सबसे पहले किसको मिला, तो MS सुब्रलक्ष्मी को भारत रत्न 1998 में, ठीक है।
पहला इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव भारत रत्न इन 1998, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1974, परफॉर्म इन यूएनजीसी इन 1966, क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक बोला जाता है, अस्थाना विद्वान बोला जाता है, रेसिडेंट आर्टिस्ट है त्रिपुरी तिरुपति तिरुमला दिव्स्थान। फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक की बात करें पुरंदर दास, ट्रीटी में बात करें ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक में आपका त्यागराजा एम दीक्षितर श्यामा शास्त्री। सेकंड म्यूजिशियन टू गेट भारत रत्न पंडित रविशंकर 1999 में, तीसरा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में। करंट अफेयर का 2 क्वेश्चन है। एक्साइज साइक्लोन जो है वो इंडिया और किसके बीच में किया गया? इजिप्ट के बीच में। यूएई के बीच में आपका डिजर्ट साइक्लोन, जापान के बीच में धर्म गार्जियन। कुछ अदर साइक्लोन है, उसको देख लीजिए कुछ एक्सरसाइज के बारे में। बांग्लादेश में संप्रीति, बांग्लादेश इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज किया गया। यूएसए के साथ वज्र प्रहार, यूके के साथ अजया वॉरियर, क्वाड कंट्रीज जो है आपका यूएसए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार, और नेपाल के साथ सूर्य किरण, मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट और श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति। क्वेश्चन नंबर 20 में आएंगे, Which team won the राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी इन द 38 नेशनल गेम? तो सर्विसेज को सबसे ज्यादा गोल्ड मिला, टोटल 121 मेडल, पर सबसे ज्यादा मेडल की बात करें महाराष्ट्र को 54 गोल्ड और 201 मेडल। राजा बलिंदर सिंह टीम विथ मैक्सिमम गोल्ड मेडल विंस इन ट्रॉफी, मतलब इसमें क्या होता है जिसका सबसे ज्यादा गोल्ड होता है वही ट्रॉफी जीतता है। मैस्कॉट की बात करें माउली मोनल, उत्तराखंड स्टेट बर्ड है, फाउंड इन टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। मोटो क्या है? रीचिंग हाइट विद रिजॉल्व, संकल्प से शिखर तक। 39 नेशनल गेम कहाँ होगा? आपका मेघालय में 2027 में। पहला नेशनल गेम जो हुआ था आपका लाहौर में हुआ था 1924 में। इसी के साथ हमने 20 क्वेश्चन कर लिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं लेक्चर नंबर 15 पे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। रिवीजन करते रहिए।